किशोर की जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुभ रही है, तो आरजेडी को भी यहां पर चुभ रही है। बड़ी दिलचस्प बात है। कुमार सौरभ सिंह लोमड़ी कह रही है आपको, और ये कुत्ता बिल्ली वाली बात बीजेपी के किसी नेता ने तो कही नहीं थी, लेकिन नैरेटिव तो ऐसे बना दिया गया था कि भाई कुत्ता बिल्ली भी लड़ेगी तब भी जीत जाएगी, और यहां पर लोमड़ी चुनाव लड़ रहा है। दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह जीत सही नहीं है दोनों के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए भी और विपक्षी पार्टी के लिए भी। जी, बेचैनी स्वाभाविक है साहिल जी। देखिए, एक व्यक्ति और उसके सामने 40 स्टार प्रचारक, 201 विधायक, 33 मंत्री, 45 विधान पार्षद और जो है सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो तंत्र था पटना का एसएसपी और उसकी पूरी पटना पुलिस। कैसे देखा है आपने कि किस प्रकार से जनसुराज के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाया जा रहा था। और ये वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग, किला, अभेद कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था। भाई, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और पटना जैसे जगह में जहाँ 3 दशक से ज़्यादा शासन रहा हो, स्वयं नगर विकास मंत्री रहे हों, उसके बाद भी 64 स्लम की स्थिति जाकर बांकीपुर में आप देखिए। तो सबसे पहले आपके माध्यम से बांकीपुर की 3,80,000 जो मतदाता मालिक हैं उनका विशेष रूप से हृदयपूर्वक आभार कि उन्होंने इस बार पार्टी को नहीं, एक कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार को चुना है। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बिहार में आने वाले कई दशकों की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी इसकी भी परिकल्पना दिखाई है। और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जी को लेकर जो हम सब ने कहा कि ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और ये एक प्रकार का रेफरेंडम है। चूंकि बिहार के जनादेश के साथ धोखा हुआ, इन्होंने 25 से 30, फिर से नीतीश, 2026 नीतीश फिनिश, हाँ, ये कहते हुए सम्राट चौधरी जी को पिछले दरवाजे से भेज दिया। और पहले भी हम लोग कह चुके कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति प्रशांत किशोर उस विधानसभा में होंगे तो उसका परिदृश्य कुछ और होगा। न सिर्फ बिहार बल्कि देश में जो 30 सांसद यहां से चुनकर दिए, 2014 में 31 सांसद, 2019 प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ से आ रही है। बीजेपी कह रही है कि एक बाईपोल से क्या होगा। नहीं साहिल जी, मुझे बीजेपी कह रही है एक बाईपोल से क्या होगा। और देखिए, इतने सांसद, नहीं, मैं आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूं। इनके प्राथमिकता के केंद्र में नहीं रहा है। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि एक बाईपोल से क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ मीसा भारती कह रही है कि आप तो बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। आरजेडी भी आपको लोमड़ी कह रही है जी। ये दोनों तरफ से हमला क्यों हो रहा है आप पर? जी, बहुत अच्छी बात है। तो शाहिल जी, ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये 3,80,000 बांकीपुर के मतदाताओं का अपमान है कि आप अपने अहंकार में और अब अपने भय में, एक तरफ अहंकार में कहा जा रहा था कि कौन है प्रशांत किशोर, हाँ, क्या है उनका, जमानत जब्त हो जाएगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, गढ़ है, इतने मेरे प्रचारक हैं, 6,000 कार्यकर्ता हैं, और अब दूसरी तरफ जमीन खिसकने लगी है और पहली बार बिहार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और विचारधारा और इवन राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर बिहार ने यह बताया है कि कैसे जो बिहार की सड़कों पर चलेगा, जो गांव-गांव घूमेगा, जो यहां भरत तिवारी से लेकर जो है नीट की छात्रा और नालंदा की घटना, या बेगूसराय में महिला के साथ जघन्य बलात्कार, या पांडव की दिल्ली में प्रशासनिक हत्या पर आवाज उठाएगा, उसके लिए लड़ेगा, उसी के लिए जनता खड़ी रहेगी। ये चांदी के चम्मच लेकर आने वाले लोग जो अपने घरों से 12 बजे और 1 बजे सोकर उठते हैं, ये इस प्रकार की टिप्पणी हम पर नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता पर कर रहे हैं। हम इस पर कल भी प्रतिक्रिया नहीं दिए थे पूरे चुनाव के दौरान। ये लोग यही तो नैरेटिव चाहते जो कि हम लोग इनके जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में कह रहे हैं कि जाति समुदाय से उठकर मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने उनको वोट दिया हुआ है। यही बात जब 202 सीटें एनडीए को मिली थी 2025 में, 1 साल पहले, तब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कहा गया था कि जाति से उठकर वोटिंग हुआ है, इसीलिए 202 सीटें हमको मिली है। क्या बदल गया ऐसा? भैया ऐसा है साहिल जी, आप 1 साल पहले नहीं साहिल जी, 8 महीने पहले। एक मिनट, अजय आलोक,
सिर्फ 8 महीने पहले, और मैं आज सिर्फ 8 महीने पहले जनादेश आया था जिसमें हमें 202 मिले। आज फिर एक बांकीपुर की जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश को बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन करते हैं और स्वीकार करते हैं और बधाई देते हैं प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को, कि उन पे बांकीपुर की जनता ने विश्वास दिलाया है। देखिए, कोई राजा रजवाड़ों का जमाना नहीं है कि किसी का अवैध किला, अवैध दुर्ग। मैं मानता हूं इस बात को कि एक नैरेटिव की लड़ाई थी और एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं। नैरेटिव चला कि कोई सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति है, आप मौका देके देखिए विधानसभा में आवाज उठाएगा। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है। उन्होंने कहा, सोचा कि चलो ठीक है, प्रशांत जी वैसे ही बहुत पॉपुलर है, इसमें से कोई शक है नहीं, सब लोग जानते हैं। तो उनको लगा कि प्रशांत किशोर एक आवाज बन के उठरेगा। चैलेंज तो अब उनके सामने है ना कि 4.5 साल बचे हुए हैं, कितनी आवाज बनते हैं, कितना बांकीपुर की जनता की अपेक्षा पे उतरते हैं, ये तो अब उनको साबित करना है। हम बिल्कुल सर झुका के बांकीपुर की जनता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके डिसीजन को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में कोई बहाना नहीं चलता है। आप हमें जनता ने अस्वीकारा है, उनको मौका दिया है और बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जीते हैं और मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए काम करते रहेंगे। जहां तक रही उपचुनाव, एक उपचुनाव से कोई सरकार का परसेप्शन नहीं बदलता है, ना ही कोई सरकार पे या राजनीतिक तंत्र के बहुत दूर तक मैसेज जाते हैं। आपको याद दिला देता हूं, 2012 में जनरल इलेक्शन, गुजरात में जनरल इलेक्शन के पहले हम बाई इलेक्शन हार गए। तो हुआ कि मोदी जी हार जाएंगे, हम नहीं जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से मोदी जी आ गए। 2018 में यूपी में सरकार बनने के बाद 3 लोकसभा पे चुनाव हुए, कैराना में विधानसभा उपचुनाव हुआ, गोरखपुर की सीट, पार्लियामेंट सीट हम हार गए जस्ट सरकार बनने के 6 महीने बाद, जैसे आज हुआ है। तो उससे क्या सरकार का परसेप्शन बदल गया? 19 में हम बहुत दुगने मार्जिन से लौटे, 22 में हमने दोबारा सरकार बनाई। तो एक चुनाव से पूरे सरकार का विश्लेषण कर लेना, केंद्र को मैसेज चला गया, इसको मैसेज चला गया, ये अपने नैरेटिव बनाना, ये सब चलेगा नहीं। ठीक है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, कोई शक ही नहीं है। आरजेडी जो 46,500 वोट लाई थी 8 महीने पहले, आज 12,000 पे रह गई। कहां गया उसका 34,000 वोट? 34,000 वोट कह रहे हैं कि आरजेडी ने स्ट्रैटेजिक वोटिंग कराई निश्चित तौर पर जनसुराज के लिए। बिल्कुल, मैंने शुरू में बोला कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग और नैरेटिव 2 चीज चला है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे स्वीकार करने में। नैरेटिव था प्रशांत जी का। मुझे आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाना है क्योंकि ये चुनाव है। बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी और आरजेडी एक ही जैसी बात कर रही है। बीजेपी, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार दिया कि वो वहां पर जीत जाए, आरजेडी के वोट खा दिए। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी का स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुआ, कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट हुआ है जनसुराज की तरफ, ये बात तो साफ नजर आ रही है। लेकिन अजय आलोक जी, आपने कुछ उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण मैं भी आपको देता हूं। कई बार कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक बाइपोल बहुत सारी बातें कह देता है। राजीव रंजन जी को भी याद होगा जब इलाहाबाद लोकसभा का चुनाव वीपी सिंह जीत गए थे, जो अमिताभ बच्चन ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद देश का माहौल बदल गया था क्योंकि देश में कुछ और माहौल चल रहा था उस वक्त। शरद यादव खुद मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीते थे इमरजेंसी के दौरान, उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ था यह भी देश ने देखा था। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को भी सुध लेनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जब बिहार का चुनाव, अच्छा वो आपने कहा 8 महीने पहले ये चुनाव हुआ है, 8 महीने के भीतर नीतीश कुमार को बदल देना और सम्राट चौधरी को लेकर आना, ये थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया? कहीं लोगों को लगा कि दिखाया चेहरा कोई और लाए किसी और को। देखिए, समीक्षा हमें हर स्तर पे करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि नैरेटिव का खेल चलता है, नैरेटिव तो लगाया गया। प्रशांत जी ये भी कह रहे थे कि नीतीश के नाम पे चुनाव लड़ा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पीछे दरवाजे से मुख्यमंत्री बना दिया। प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में कहते थे। तो नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव यही होता है जो जनता को हिट करता है। सबसे बड़ा नैरेटिव था सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन एमएलए आप बदल के मैं आपकी आवाज बन सकता हूं। तो निश्चित तौर पे ये नैरेटिव कहीं ना कहीं काम किया। स्ट्रैटेजिक वोटिंग आरजेडी ने की है, सबके सामने देखने के लिए है, इसमें कोई छिपा हुआ बात नहीं है, इफन बट नहीं है। बधाई हो प्रशांत किशोर को कि उन्होंने इस तरह के नैरेटिव सेट किया। अब जनता को उन पर विश्वास आया है, मैं तो बधाई दे रहा हूं। लेकिन साथ में चैलेंज उन्हीं के सामने, हमारे सामने नहीं है। हम आज भी 201 हैं। चैलेंज उनके सामने है कि अब 4.5 साल में बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता के सामने जितनी बातें उन्होंने कही उसको साबित कैसे करेंगे? ये सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करके आप बांकीपुर में नहीं रह सकते हैं। थोड़ा विधायक बन के काम करना पड़ेगा ना, पटना में रहना पड़ेगा 30 दिन, गली गली जैसे भी 30 दिन। पहली बार प्रशांत किशोर किसी चुनाव में जीतकर, खुद जीतकर विधायक बने हुए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। अब वहां पर उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करना होगा।
नहीं, एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं कुमार सौरभ, लेकिन जरा आरजेडी से भी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है क्योंकि उनको भी चुभ रहा है, आप जीत रहे हैं वहां पर। सुबोध जी, ये तो बात ठीक नहीं है ना। आपने बड़े सारे बहाने बनाए कि भाई एसआईआर के वजह से हारे, ईवीएम के वजह से हारे, 8 महीने के भीतर वही एसआईआर वही ईवीएम, लेकिन प्रशांत किशोर कर दिखाते हैं और अब आप उन्हें लोमड़ी भी कह देते हैं। ये कौन सी बात हो गई? देखिए अजय आलोक जो भी है, लेकिन बांध रहे हैं कि भाई जीत गए, बधाई भी दे रहे हैं। बधाई दे दीजिएगा, लोमड़ी कहां से कह रहे हैं आप? देखिए साहिल भाई, आपको पूरा जो है डेमोग्राफी पे जाना पड़ेगा बांकीपुर का। हम कभी भी बांकीपुर में मजबूत नहीं थे और ना आज हैं। जितना पूरा बिहार का जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें सबसे कमज़ोर अगर कहीं आरजेडी है तो वो बांकीपुर की थी। 2015 में जब हम नीतीश जी और लालू जी एक साथ आए थे, जब मैसिव मैंडेट मिला था हम लोगों को, उस वक्त भी हम बांकीपुर हार गए थे। 2017 में भी 2010 में भी हम देखिए 17,000 पे आ गए थे बांकीपुर में। तो ये एक बात है, लेकिन इसके पीछे की जो बात है, ऐसा क्यों हुआ है, देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि क्या संदेश है बांकीपुर का। बांकीपुर का संदेश साफ है साहिल भाई कि जिस तरीके से भरत तिवारी जी का इनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से नीट छात्रों और बच्चों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 और लाठियों से प्रहार किया गया, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों को जो है लथारा जाता है, जिस तरीके से जो राम जी के जो मंदिर बनाने की जो बात कही गई उसमें से चंदा चोरी हुआ, जो 1990 से लेके आज तक ये चंदा चोर कहलाते गए, उसका प्रमाण मिल गया। जनता जो है इसके खिलाफ वोटिंग की है। अब जहां तक बात रही कि बाई इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में ये चीजें होती है। 2018 में 2 बाई इलेक्शन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ रेफरेंडम नजर आ रहा है, जो मुद्दे आप यहां पर गिनवा रहे हैं उसी के वजह से जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट करिए, आप खुद ही कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि ये सीट ऐसी थी कि जहां पर राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी 40% के ऊपर वोट नहीं ले पाई। ऐसा क्या है कि जनसुराज पार्टी वहां पर जीत गई, जो एक खुद अपोजिशन पार्टी है? 8 महीने पहले जो चुनाव हुए वहां पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, यानी आप पर भी भरोसा जनता का उठ गया है एज अ अपोजिशन पार्टी। देखिए जो अभी मीसा भारती जी ने कहा और जो प्रशांत किशोर हैं, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर जी को भी मदद किया, उनका वोट जो है शिफ्ट किया प्रशांत किशोर जी की तरफ। 1 लाख वोट आई थी भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 1 लाख वोट आई थी 8 महीना पहले। वो वोट घटकर जो है 50,000 वोट जो है शिफ्ट हो गई है उस तरफ। 38,000 वोट ही तो कम पड़े हैं ना। उस 38,000 वोट में से जो है मैसिव वोट जो है बीजेपी का वोट है, वो प्रशांत किशोर की तरफ गया है। और ये जो वोटिंग है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका भी वोट गया है यहाँ पे सामने। आपके उम्मीदवार 3 नंबर पर है और हमारा भी वोट गया है। आपके यादव और मुस्लिम वोट भी जनसुराज की तरफ चले गए हैं, आपका वोट भी चला गया है। देखिए हमारा, और ये दूसरा उदाहरण है, हमारा वोट भी एक तरफ वो सीजेपी वहां पर खड़ी होती है, यंगस्टर्स जाके वहां पर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है जो विपक्ष नहीं कर पाया। और ये दूसरा उदाहरण है बांकीपुर का कि जो बीजेपी का गढ़ है वो जनसुराज लेकर जाता है, आरजेडी नहीं जीत पा रहा। ये दो उदाहरण यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए मैं तो कह ही रहा हूं, देखिए इन्होंने परसेप्शन ऐसा बनाया प्रशांत किशोर जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को आगे कर दिया लड़ने के लिए। जबकि ये मानना होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बॉस है नितिन नवीन जी अपने जो है बूथ पे इलेक्शन हार गए। रविशंकर प्रसाद जी जो पूरे भारत में जो है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी को बोलते रहते हैं, अपने बूथ पे वो हार गए। रामकृपाल यादव जी जो मंत्री हैं अपने बूथ पे वो हार गए। तो हमें आप ये बताइए कि बीजेपी एक और बड़ी दिलचस्प बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं और वो कि लालू यादव या आरजेडी का डर दिखाकर इसके आगे चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक जनसुराज पार्टी के नाम पर एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, राजीव रंजन जी। आपके मंत्री कह रहे थे कि एक सीट से क्या होता है, 202 का 201 हो गया, लेकिन एक सीट कभी कभी एक ऐसी चिंगारी बन जाती है कि 201 को भी फूंक देती है। और ये भारत की राजनीति में कई बार देखा गया है। 2 एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए, 2 उदाहरण। एक उदाहरण राम मनोहर लोहिया का भी दिया जा सकता है, जो आप सभी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जो पहली बार जब लोकसभा में पहुंचे थे उसके बाद देश की राजनीति को बदलना शुरू कर दिया था।
तो क्या आप भी मानते हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए साहिल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी चुनाव नतीजे का कोई असर नहीं होता है। विश्लेषण होगा, समीक्षा की जाएगी और उसमें कई तथ्य सामने आएंगे। ये अजय आलोक ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सफल राजनीतिक दल के तौर पर इसीलिए कि जीत हो या हार, हमारी रणनीति में कोई कमी थी। हम विकास को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए। जो मुद्दे ज्वलंत हैं उनको किस तरह से हमने संबोधित करने का काम किया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान मिलता है जब विमर्श होगा और विश्लेषण के जरिए उनका हम लोग हल निकालेंगे। लेकिन एक विराट संगठन और एक बहुत ही मजबूत गठबंधन जिसने अभी 8 महीने पहले 202 सीटों पर जीत दर्ज की, हो सकता है मतदाताओं को निराशा हुई होगी कि नितिन नवीन जी एक समर्पित प्रतिबद्ध राजनेता हैं, उनके मुकाबले नए उम्मीदवार में उतना दम हो सकता है उन्हें नहीं दिखा हो। ये भी विश्लेषण का एक पक्ष है। लेकिन इतनी बात तय है कि आज प्रशांत जी आज के बाद कम से कम चुनाव आयोग को गालियां नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड था कि जीत गए तो चुप रहेंगे, हार गए तो फिर ईवीएम से लेकर के और निर्वाचन आयोग। अब जो बड़ी बात है, अब तक आप तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु कई चुनाव आप लड़वा चुके थे। एक रणनीतिकार के तौर पर आपका ज्यादा वक्त बिहार के बाहर ही गुजरा है। एक जनप्रतिनिधि के तौर केवल ये कह करके आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं कि मैं केवल नाली ठीक है, वो तो आकलन उनका होगा एक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत किशोर क्या करते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर तो उनकी जीत यहां पर नजर आ रही है क्योंकि खुद के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन राजीव जी, एक आकलन आप भी हमारे लिए कर लीजिएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ना होना ये भी एनडीए के लिए भारी पड़ रहा है। बिहार के भीतर सम्राट चौधरी का चेहरा नहीं चल पा रहा है। 3 महीने के भीतर ही उसका एक नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये बात सही साबित होगी? नीतीश जी को जिस तरीके से हटाया गया उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। नहीं, सबसे पहले किस तरह से हटाया गया ये तो आपका अनुमान हो सकता है। आप अपने तरीके से उस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण था। एक सहमति और उसके आधार पर अनेक अवसरों पर आपने नीतीश कुमार जी और सम्राट जी को मिलते हुए देखा है और बॉडी लैंग्वेज भी देखा है। और मैं समझता हूँ राजनीति में चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से किसी दो राजनीतिक दलों के दो प्रमुख नेताओं के बीच के संबंध कैसे हैं उसको समझा जा सकता है। गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं, लेकिन राजीव जी आखिरकार नीतीश जी को भी स्टेटमेंट निकालना पड़ा, वीडियो स्टेटमेंट निकालना पड़ा ताकि ओबीसी वोट ना खिसके। उनको भी तो स्टेटमेंट निकालना पड़ा ना। इसीलिए देखिए, राजनीति का आकलन, चुनाव प्रचार का आकलन हम उस तरीके से करते हैं जब बड़े बड़े लोगों को एक छोटे चुनाव में, बाय इलेक्शन में कूदना पड़ता है, स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, उसी से आकलन हो रहा है। चलिए मैं सवाल घुमा देता हूं। चलिए आप मुझे बताइए, नीतीश जी का चेहरा होता तो ज्यादा फायदा होता, ऐसा नहीं लगता आपको राजीव जी? देखिए, जो काल्पनिक परिस्थितियों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बिहार के हैं और देश के चंद ऐसे राजनेताओं में एक रहे जिनको भीड़ से अलग हम सब मानते रहे हैं। और उन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को जिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, हर बिहारी को उन पर फक्र है और गर्व। लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है और सम्राट जी ये जो सरकार है उनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, लगातार योजनाओं के अवलोकन से लेकर आप राज्य में उनकी सक्रियता देखती है। ये आकलन तो बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी किसी और पार्टी से चुना। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, बीजेपी से अपना उत्तराधिकारी चुना है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। चलो जल्दी से वीरेंद्र कुमार जी की पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, एनडीए के भीतर केवल 30 सेकंड दे। जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जरा वीरेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा। साहिल जी बस 30 सेकंड। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता है और गठबंधन के एक नेता के तौर पर
उनकी भूमिका अगर मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के संबंध में एक अपील करने की है, तो फिर इस पर किसी को क्यों एतराज है? वो गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता। उन्होंने नहीं, अपील अच्छी बात है। कि गठबंधन आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मिलकर जो काम कर रहा है। चेहरा था वो बदला, उसका भी खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है, और इसीलिए यह सवाल उठता है। धीरेन्द्र कुमार, क्या एनडीए के भीतर कोई नया चेहरा लेकर आपका भी कहना था कि नया चेहरा होना चाहिए, हालांकि नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, चेहरा बदलना मुश्किल हो गया थोड़ा, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है? सबसे पहले तो आज जन सुराज के संस्थापक का चुनाव जीते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। 3 दशकों से बांकीपुर की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व दिया था, आज प्रतिनिधित्व उनके कंधे पर दिया है, तो जीत बांकीपुर की जनता ने उन्हें दिया है।